रामो अरहन्ताणं रामो सिद्धाणं नमो आयर्याणं रामो वज्रायाणं रामो लोये सब साहू। हाँ, कौन करेगा मंगलाचरण? सुधाबेन है क्या? अक्षराबेन, अक्षरा है क्या? हाँ। हाँ दीदी। हाँ, मंगलमय गले करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज शिव उपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप विघ्न विनाशक सुख करण नमो शुद्ध शिव भूप विघ्न विनाशक सुख करण नमो शुद्ध शिव भूप। बहुत सुंदर मंगलाचरण आपने किया। सुबह मंगल प्रभात की मंगल वेला में हमारी चर्चा मोक्ष मार्ग प्रकाशक शास्त्र के अंतर्गत 9वां अधिकार, ये अंतिम अधिकार है। इसमें पंडित साहब ने सम्यक्त्व का भेद और उसके स्वरूप को समझाते हुए कल हमने औपसमिक सम्यक्त्व की चर्चा की थी कि जीव को जब औपसमिक सम्यक्त्व प्राप्त होता है तब वो जीव किस तरह से कर्म में उथल पुथल होती है और यहाँ पर ये जीव अपने परिणामों की विशुद्धि किस तरह से करता है। इसमें औपसमिक सम्यक्त्व की चर्चा में दो प्रकार के विधान, यानी अंतरकरण विधान और उपसमकरण विधान ये करता है। और 5 लब्धि और इस 5 लब्धि पूर्वक 3 करण होते हैं, है ना? अधःकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण। फिर वो अनिवृत्तिकरण का जो अंतर्मुहूर्त का काल है उसमें बहुभाग व्यतीत हो जाता है और उसके बाद एक भाग जब रहता है उस समय वो 2 करण करता है। 2 करण विधान माने उपसमकरण और अंतरकरण। अंतरकरण माने जगह बनाना और उपसमकरण माने प्रकृति को दबाना। कल हमने एग्जाम्पल दिया था, मोदी जी पधारे तो सबसे पहले जगह साफ होती है। तो जगह साफ करना माने गैप करना, कचरा सब इधर उधर कर देना। तो यहाँ जीव क्या करता है? कर्म प्रकृतियों को इधर उधर करता है। कुछ परमाणुओं को ऊपर कर देता है, कुछ परमाणुओं को नीचे कर देता है। नीचे वाला तो उदय में आके खिर जाएंगे, लेकिन ऊपर वाले जो हैं उनको अभी दबाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि बिफोर टाइम वो उदय में ना आ जाए। यहाँ सम्यक्त्व को विराजमान होना है। जैसे वहां मोदी जी को विराजमान करना है, मोदी जी पधारेंगे तो जगह पहले गैप करेंगे, माने कचरे को साफ करेंगे और फिर आजू बाजू में जो मिट्टी वगैरह उसको पानी से छिड़क देंगे, दबा देंगे। तो एकदम जगह बिना कचरे की हो जाएगी, माने साफ जगह मिलेगी। इस तरह से यहाँ जीव के परिणामों की विशुद्धि को पाकर देखना, ये आप ऐसा मत समझना कि जीव वहां कुछ प्रकृतियों को ऊपर भेजता होगा, कोई परमाणु को नीचे भेजता होगा, फिर जगह बनाता होगा। करता बरता कुछ नहीं है, ऑटोमेटिक ये व्यवस्था होती जाती है कर्मों में। इसीलिए तो के गुरुदेव श्री ने 45 साल ये समझाया। हम अभी तक तो यही समझते कर्म काटना है, कर्म को नाश करना है, कर्म को दबाना है, कर्म को, अरे कुछ नहीं करना। तू अपने परिणामों को संभाल तो वहां कर्मों में ऑटोमेटिक जो व्यवस्था बननी है वो बन जाएगी। अब ऐसा जब जगह खाली बनी और वहां सम्यक तो विराजमान होता है, इसका मतलब जीव अपने परिणामों की विशुद्धि को इतनी उत्कृष्ट लेवल पे ले जाता है, माने उपयोग स्वभाव की सन्मुख होकर के स्वभाव में अभेद होने का जो प्रयास करता है और उपयोग जब स्वरूप में अभेद हो जाता है वहां जीव को औपसमिक सम्यक दर्शन हो जाता है। ये चर्चा कल हमने देखी थी, बराबर। आज अपन चर्चा करेंगे, मैंने चार्ट भेजा है, सुनीता जी ने आपको भेजा होगा। आज अपन क्षयोपम सम्यक दर्शन को देखना है। इससे पहले 333 पेज नंबर है, इससे नीचे से अपन पहले चर्चा करेंगे
और द्वितीय उपसम वाली जो बात आई है ना, तो ये द्वितीय उपसम सम्यक्त्व की चर्चा आएगी और इसके बाद अपन क्षयपसम सम्यक्त्व की चर्चा करेंगे। देखो पेज नंबर 333 है, नीचे से मैं लेती हूँ। इस प्रकार जहां सत्ता तो पाई जाए और उदय न पाया जाए उसका नाम उपसम है। उपसम माने क्या? सत्ता में तो मिथ्या तो है परंतु उदय में नहीं है, इसका नाम उपसम है। बराबर। यह मिथ्यात्व से हुआ प्रथमोपसम सम्यक्त्व है। इस सम्यक्त्व का नाम प्रथमोपसम सम्यक्त्व हुआ, है ना। जो मिथ्यात्व में से सम्यक्त्व की प्राप्ति करी उसको प्रथमोपसम सम्यक्त्व कहते हैं। इसके गुणस्थान कितने हैं? 4 से 7। प्रथमोपसम सम्यक्त्व के गुणस्थान 4 से 7 होते हैं। बराबर। ये अपन प्रथमोपसम सम्यक्त्व की चर्चा करी। अब देखो, तथा उपसम श्रेणी के सन्मुख होने पर सप्तम गुणस्थान में क्षयोपसम सम्यक्त्व से जो उपसम सम्यक्त्व हो उसका नाम द्वितीय उपसम सम्यक्त्व है। आप कुछ बात को नोट करना, वो मैं चार्ट में नहीं लिखी है। द्वितीय उपसम सम्यक्त्व किसे कहते हैं? द्वितीय उपसम सम्यक्त्व किसे कहते हैं? तो पहले तो द्वितीय उपसम सम्यक्त्व मुनिराज को ही होता है। क्या नोट करोगे? द्वितीय उपसम सम्यक्त्व मुनिराज को ही होता है। बराबर। और नंबर 2, उपसम श्रेणी चढ़ने वाले मुनिराज को ही होता है। द्वितीय उपसम मुनिराज को होता है, श्रेणी चढ़ने वाले मुनिराज को ही होता है। नंबर 3, क्षयोपसम सम्यक्त्व में से जो उपसम सम्यक्त्व होता है उसे द्वितीय उपसम सम्यक्त्व कहते हैं। 3 बातें करी मैंने। पहली बात ये करी कि द्वितीय उपसम किसको होता है? तो मुनिराज को होता है। कौन से मुनिराज को होता है? उपसम श्रेणी चढ़ने वाले मुनिराज को होता है। नंबर 3, क्षयोपसम सम्यक्त्व में से जो उपसम सम्यक्त्व करेगा उसको द्वितीय उपसम कहते हैं। द्वितीय उपसम माने दूसरा उपसम ऐसा नहीं समझना। द्वितीय उपसम माने क्षयोपसम सम्यक्त्व में से जो उपसम सम्यक्त्व करेगा उसको कहते हैं द्वितीय उपसम। और ये द्वितीय उपसम जो है वो मुनिराज को होता है और श्रेणी के काल में होता है ना। इतनी बात नोट कर ली होगी आपने। देखो अब मैं नीचे पढ़ूंगी, आपको जल्दी समझ में आएगा। हाँ, जो लास्ट आपने बोला ना, जो क्षयोपसम काल में होता है, उसका मतलब? हाँ वो अभी आएगा। वो क्षयपसम क्या है, क्षयपसम सम्यक्त्व क्या है, ये सारी डिटेल की चर्चा मैंने चार्ट में भेजी है ना, उसके माध्यम से करेंगे। पहले मैं ये नीचे का जरा पढ़ लेती हूँ तो आपको ये समझ में आएगा कि द्वितीय उपसम में क्या होता है, वो होता क्या है। देखो, उपसम श्रेणी के सन्मुख होने पर सप्तम गुणस्थान में, सप्तम गुणस्थान मुनिराज को होता है, तो सप्तम गुणस्थान में क्षयोपसम सम्यक्त्व से जो उपसम सम्यक्त्व हो उसका नाम द्वितीय उपसम है। बराबर। तो द्वितीय उपसम गुणस्थान द्वितीय उपसम सम्यक्त्व मुनिराज को होता है। यहाँ करण द्वारा 3 ही प्रकृतियों का उपसम होता है। करण द्वारा 3 ही प्रकृतियों का उपसम होता है। करण द्वारा माने 3 करण जो है ना, अधः करण, अपूर्व करण और अनिवृत्ति करण। क्यों? क्योंकि इसके 3 ही की सत्ता पाई जाती है। अभी 3 सत्ता पड़ी है ना, औपसमिक सम्यक्त्व करेगा तो 3 सत्ता पड़ी है, उनको तो टुकड़े पड़े हैं तो 3 की सत्ता है तो 3 का करण करेगा। यहाँ भी अंतरकरण विधान से और उपसम विधान से उनके उदय का अभाव करता है, वही उपसम है। तो ये अंतरकरण विधान और उपसम विधान ये दोनों करेगा और उदय का अभाव होगा, वो उपसम, उसको उपसम कहते हैं। बराबर। सो यह द्वितीय उपसम सम्यक्त्व सप्तम आदि 11वें गुणस्थान पर्यंत होता है। इनका गुणस्थान कितना? 7वें से 11वें गुणस्थान तक का द्वितीय उपसम सम्यक्त्व का गुणस्थान है। कितना कि अपने काश्मीरा बेन? 7वें से 11वां। जी दीदी, 7वें से 11वां। हाँ, 7वें से 11वां गुणस्थान द्वितीय उपसम में होता है। अब ये गिरते हुए, जब 11वें गुणस्थान से कोई व्यक्ति गिरेगा तो कहाँ पर जा सकता है? 6वें, 5वें और चौथे भी रहता है ना। गिरते गिरते वो 6वें तक आ गया, कोई 5वें तक चला गया और कोई चौथे तक भी रह सकता है, ऐसा जानना।
ये हुआ द्वितीय उपसम की थोड़ी सी बात करी। अब देखो, इस प्रकार उपसम सम्यक्त्व दो प्रकार का है। उपसम सम्यक्त्व दो प्रकार का है, एक प्रथमोपसम सम्यक्त्व और एक द्वितीय उपसम सम्यक्त्व। सो यह सम्यक्त्व वर्तमान काल में क्षायिकवत निर्मल है। ये जो औपसमिक सम्यक्त्व है ना, वर्तमान में क्षायिकवत निर्मल है। क्षायिकवत निर्मल माने जैसे क्षायिक सम्यक दृष्टि की श्रद्धा होती है ना, ऐसी श्रद्धा औपसमिक सम्यक्त्व वाले जीवों की पाई जाती है, क्योंकि वर्तमान में बिल्कुल उदय नहीं है, बिल्कुल वितरागता वर्तती है। जैसे जैसे पानी में जो मिट्टी थी, वो मिट्टी बिल्कुल नीचे बैठ गई है, तो वर्तमान में पानी कैसा दिखेगा? बिल्कुल निर्मल मिलेगा। इस तरह से यहाँ वर्तमान में प्रकृतियों को दबा दिया है, उपशम कर दिया है, तो वर्तमान में उस जीव की परिणति कैसी रहेगी? तो बोले बिल्कुल वितराग भाव मिलेगा। इसके प्रतिपक्षी कर्म की सत्ता तो पाई जाती है, वो जो मिथ्यात्व वगैरह हैं उनकी सत्ता तो है, इसलिए अंतर्मुहूर्त काल मात्र यह सम्यक्त्व रहता है। औपसमिक सम्यक्त्व का काल कितना? तो बोले अंतर्मुहूर्त काल रहता है, पश्चात दर्शन मोह का उदय आता है, ऐसा जानना। फिर उनको दर्शन मोह का उदय, वो चार रास्ता जो नहीं देखे थे हमने, मिथ्यात्व का उदय आएगा तो पहले में चला जाएगा, और सम्यक प्रकृति पूर्ण होते उनके अंतर्गत वो कर लेगा तो क्षेपसम में कन्वर्ट हो जाएगा। मिश्र प्रकृति का उदय आएगा तो तीसरे में चला जाएगा। अनंतानुबंधी का उदय आ जाएगा तो दूसरे में चला जाएगा। इस प्रकार उपसम सम्यक्त्व का स्वरूप कहा, ये उपसम सम्यक्त्व की बात करी। अब देखो, तथा जहाँ दर्शन मोह की तीन प्रकृतियों में सम्यक्त्व मोहनीय का उदय हो, अन्य दो का उदय ना हो, वहां क्षयोपसम सम्यक्त्व होता है। ये अक्षर बेटा जो आप पूछ रहे थे ना, ये अब क्षयोपसम सम्यक्त्व की बात करते हैं। देखो, इसमें आपको तीन बातें नोट करना है। पहली बात लिखो, पहली बात नोट करो, क्षयोपसम सम्यक्त्व में तीन बातें नोट करना है। नंबर एक, यदि कोई जीव औपसमिक सम्यक्त्व हो तो वो अपना काल पूर्ण करके क्षयोपसम सम्यक्त्व करता है। कोई जीव औपसमिक सम्यक्त्वी हो तो वह अपना काल पूर्ण करके, आया ना हमें, इसमें आया ना, उत्तम सम्यक्त्व का काल पूर्ण करके सम्यक्त्व होता है। तो मैं आपको नोट कराती हूँ तो वो जल्दी समझ में आएगा। पहले में लिखो, यदि कोई जीव औपसमिक सम्यक्त्वी है तो वह अपना काल पूर्ण करके क्षयोपसम सम्यक्त्व करता है। आया ना, हमने बोला ना कि प्रथमोपसम सम्यक्त्व वाला जो जीव है वो अपना सम्यक्त्व का काल पूरा हुआ और तत्काल उन्हें क्षयोपसम सम्यक्त्व कर लिया तो सम्यक दर्शन बना रहा, उसका सम्यक प्रकृति का उदय आया ना, तो चौथा गुणस्थान में चला गया, सम्यक तो चेंज हो गया, औपसमिक में से क्षयोपसमिक सम्यक्त्व हो गया। एक बात ये हो गई। अब दूसरी बात, जिसने पहले औपसमिक सम्यक दर्शन किया था, फिर मिथ्यात्व का उदय आ गया, देखो इसमें लिखा है ना मिथ्यात्व गुणस्थान से भी, तो वो कौन होगा? पहले औपसमिक सम्यक दर्शन किया था, फिर मिथ्यात्व में आ गया, तो वो कौन होगा? अक्षा बेटा, वो कौन होगा? मिथ्यात्वी, शादी वो कैसा? शादी हाँ, मिथ्या। वेरी गुड। शादी मिथ्या दृष्टि जीव, वो शादी मिथ्या दृष्टि जीव होने से वो सीधा क्षयोपसम सम्यक्त्व कर सकता है ना, तो वो पहले से चौथे में चला जाएगा, बराबर। एक बार औपसमिक सम्यक्त्व किया था, फिर वो मिथ्यात्व में आ गया, अब वो दोबारा सम्यक दर्शन करेगा तो वो शादी मिथ्या दृष्टि जीव होगा और वो पहले से चौथे में जाएगा, बराबर। ये दूसरी कंडीशन। अब तीसरा, देखो इसमें लिखा है मिश्र गुणस्थान से भी इसकी प्राप्ति होती है। ये 3 लाइन का मैं आपको 3 लाइनें लिखाई। तीसरा क्या लिखोगे? मिश्र गुणस्थान वाला भी क्षयोपसम सम्यक्त्व प्राप्त कर सकता है, तीसरे से चौथे में चला जाएगा, क्षयोपसम सम्यक्त्व प्राप्त करेगा, बराबर। दीदी फिर से बोलो।
मिश्र गुणस्थान वाला भी, माने तीसरे गुणस्थान वाला भी क्षयोपशम सम्यक्त्व कर सकता है। मिश्र प्रकृति का उदय आएगा ना, तो मिश्र में से तीसरे में से चौथे में चला जाएगा। मिश्र गुणस्थान वाला भी, माने मिश्र प्रकृति है, इनका उदय है ना, जिसको मिश्र प्रकृति के उदय वाला जो जीव है वो भी क्षयोपशम सम्यक्त्व कर सकता है। उसका तीसरा गुणस्थान है, तो तीसरे से चौथे में चला जाएगा। बराबर, ये कंडीशन 3 प्रकार की बताई क्षयोपशम सम्यक्त्व करने के लिए। तो अब अपन क्षयोपशम देखेंगे, 11 गुण स्थान हाँ में नहीं, क्षयोपशम तो 7 से नहीं 11। नहीं नहीं, सुनो बेटा, वो हाँ, द्वितीय उपसम, वो द्वितीय उपसम की बात थी बेटा। द्वितीय हाँ, उपसम के गुणस्थान है 7 से 11। हाँ, हाँ, अब अपन देख रहे हैं क्षयोपशम सम्यक्त्व को। बराबर, अब देखो क्षयोपशम क्या है, सो कहते हैं। सबको चर्चा समझ में आ रही है ना? ये थोड़ी चर्चा एकदम इजी है, इतनी कोई कठिन नहीं है ना? दीदी सेकंड वाला वापस बोलिए ना, जिसने पहले औपसमिक सम्यक दर्शन किया था, फिर मिथ्यात्व में आ हाँ, गया और दोबारा। मिथ्यात्व में आ गया और दोबारा वो सम्यक्त्व की प्राप्ति करेगा, वो सादी मिथ्या दृष्टि जीव होगा और वो सीधा क्षयोपशम सम्यक्त्व करेगा, पहले से चौथे में चला जाएगा। उसको क्षयोपशम सम्यक्त्व होगा ना फिर तभी। हाँ होगा ना, सादी मिथ्या हाँ, दृष्टि है ना, तो उसको होगा। हाँ, हम्म, हाँ चलो, अब अपन देखेंगे पेज नंबर 334। क्षयोपशम क्या, सो कहते हैं, तीसरा पैरा। दर्शन मोह, ये मैं आपको चार्ट से समझाऊंगी, पहले मैं इसमें से पढ़ लेती हूँ। दर्शन मोह की 3 प्रकृतियों में जो मिथ्यात्व का अनुभाग है, मैं चार्ट के साथ साथ समझाऊंगी तो भी आपको समझ आएगा। चार्ट बहुत मैंने अच्छी तरह से आपको भेजा है, देखो चार्ट निकालना पहले नंबर का। मिला सबको चार्ट मिला? देखो हाँ, हाँ, क्षयोपशम क्या, सो कहते हैं। अब ये क्षयोपशम सम्यक्त्व की बात करते हैं। देखो, दर्शन मोह की 3 प्रकृति, पहली कौन सी, मिथ्यात्व, दूसरी कौन सी, मिश्र, तीसरी कौन सी, सम्यक प्रकृति। अब ये क्या करते हैं, ये 3 प्रकृतियों में जो मिथ्यात्व का अनुभाग है, ये देखो पहले नंबर में लिखा मिथ्यात्व का अनुभाग बहुत गाढ़े में है और बहुत ज्यादा है। इसको हमें 90% दिया था, वो जहरीले लड्डू वाला। अच्छा बेटा अंकित भैया, है ना, हाँ जी। जहरीला लड्डू, हाँ वो मिथ्यात्व का अनुभाग है, वो 90% है। तो क्या हुआ वहां, तो कि वो जो मिथ्यात्व का अनुभाग है, तो ये पहले नंबर का हुआ, पहले नंबर की प्रकृति है। फिर उसको क्या करेगा, उसके अनंतवे भाग मिश्र मोहनीय का है। ये दूसरी है ना, मैंने कम लिख करी है उनसे, मिथ्यात्व से ये कम है, तो ये कितना परसेंट लेना, 9% मैंने 9% 9% है ना, उससे अनंत अनंत वे भाग लिया है, अनंतवा भाग कम है। और उस मिश्र प्रकृति से भी तीसरी है कौन सी, सम्यक प्रकृति, तो वो सम्यक प्रकृति का भी उससे अनंतवा भाग लेना, माने मात्र 1%, मात्र 1%। क्यों, क्योंकि ये देशगाती प्रकृति है, नीचे लिखा है ये देशगाती है, इसका उदय होने पर भी सम्यक्त्व का घात नहीं होता। इसका जब उदय आता है तो सम्यक्त्व का घात नहीं होता। इसलिए तो देखो हमने आपको कहा था अभी अभी थोड़ी देर पहले कि जब सम्यक्त प्रकृति का उदय आता है तो जीव औपसमिक सम्यक्त्व में से क्षयोपशम में चला जाता है, सम्यक्त्व कन्वर्ट हो जाता है, परंतु मिथ्यात्व का उदय नहीं रहता, है ना। सम्यक्त्व का घात होता है परंतु सम्यक्त्व मलिन होता है, परंतु सम्यक्त्व चला नहीं जाता। कौन सी प्रकृति में, सम्यक्त्व प्रकृति के कारण। आया सबको समझ में? देखो, मिथ्यात्व का अनुभाग, उससे अनंतवा भाग मिश्र का, उसके अनंतवा भाग सम्यक प्रकृति का, है ना। ये 3 प्रकृति दर्शन मोह की होती है। देशगाती किसे कहा, ये देशगाती प्रकृति के नीचे लिखा है, देशगाती किसे कहा, किंचित मलिनता करे, थोड़ी मलिनता है, सम्यक्त्व में दोष लगता है, परंतु सम्यक्त्व चला नहीं जाता, सम्यक्त्व का घात नहीं करती है।
इसको क्षयोपशम कहते हैं। एक क्षयोपशम सम्यक्त्व में तीन प्रकृतियों का यहाँ पर इस प्रकार से क्या बोलते हैं, इस प्रकार से तीन प्रकृतियों का यहाँ पर अनुभाग होता है। पहले नंबर में मिथ्यात्व का अनुभाग, उससे अनंतवा भाग होता है मिश्र का, उससे अनंतवा भाग होता है सम्यक प्रकृति का। इसको कहते हैं क्षयोपशम। अब मैं आपको और समझाऊंगी कि एक क्षयोपशम सम्यक्त्व बनता कैसे है ना, क्षयोपशम सम्यक्त्व कैसे होता है, इसमें आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। देखो नीचे देखो, क्षयोपशम सम्यक्त्व कैसे बनता है, दूसरा चार्ट। देखो यहाँ से पहले पढ़ूंगी मैं, क्षयोपशम सम्यक्त्व कैसे बनता है। सो जहां मिथ्यात्व व मिश्र मिथ्यात्व के वर्तमान काल में उदय आने योग्य निषेकों का उदय हुए बिना ही निर्जरा होती है, वह तो क्षय जानना। लेकिन वो कैसा क्षय, कैसा क्षय, उदयाभावी क्षय। देखो दूसरे नंबर का चार्ट देखो, इनमें पहला नंबर जो लिखा है वो वर्तमान कालीन मिथ्यात्व और मिश्र प्रकृति का उदय हुए बिना निर्जरा होना, उसे क्षय कहते हैं, उसको कहते हैं उदयाभावी क्षय। देखो क्षयोपशम, मैं पहले आपको शब्द से समझाऊं जल्दी समझ में। क्षय, उपशम और उदय, तीन बातें ध्यान रखना। क्षय, उपशम और उदय, हाँ ये तीन को मिला करके क्षयोपशम बनता है। क्षय प्लस उपशम प्लस उदय इज इक्वल टू क्षयोपशम। अक्षर बेटा ध्यान से सुनना, समझ में आ रहा है? हाँ दीदी। अब पहले क्षय की बात करते हैं, अब पहले क्षय की बात करते। क्षयोपशम, क्षय प्लस उपशम प्लस उदय इज इक्वल टू क्षयोपशम। बराबर, इतना सबको समझ में आया? अब क्षय किसका होगा, क्षय किसका होगा, वर्तमान कालीन, देखो देखो इन चार्ट में देखो, वर्तमान कालीन मिथ्यात्व और मिश्र प्रकृति का उदय हुए बिना निर्जरा होना, उसे क्षय कहते हैं। इसको कहेंगे उदयाभावी क्षय। अभी वर्तमान में वो उदय में नहीं आएगा, इसको क्षय बोला है, हाँ इसको क्षय कहा है। तो एक बात हो गई। प्रेमलता जी आपको समझ में आ रहा है? सुनीता जी, गिरीश नहीं भाई? लता जी। हाँ दीदी। अच्छा हाँ आया है ना। ये मैं आपको क्षयोपशम समझा रही हूँ। क्षयोपशम सम्यक्त्व तो बनता कैसे है, तो पहली बात समझो, वर्तमान कालीन मिथ्यात्व और मिश्र प्रकृति का उदयाभावी क्षय, माने उदय आए बिना निर्जरा होना, उसे क्षय कहते हैं। इसको कहेंगे उदयाभावी क्षय। बराबर, ये पहली बात हुई। अब दूसरी बात, उपशम। उपशम किसे कहेंगे, आगामी काल में, आगामी काल माने भविष्य काल में, हाँ भविष्य काल में उदय आने योग्य की सत्ता पाई जाए, उसको उपशम कहते हैं। सद अवस्था रूप उपशम, आगामी काल में उदय आने योग्य जिसकी सत्ता पाई जाती है उसको उपशम करेगा, उसको कहेंगे सद अवस्था रूप उपशम। उसको अभी उपशम कर देगा, दबा देगा। और किसको दबा देगा, भविष्य में उदय में ना आए। अक्षर बेटा, भविष्य में उदय में नहीं आए, इसके लिए भी तो व्यवस्था करनी पड़ेगी ना, क्योंकि यहाँ क्षयोपशम सम्यक्त्व करना है। हाँ दीदी। बराबर, तो भविष्य में जो उदय में आए उनको क्या कर देंगे, उपशम कर देंगे, दबा देंगे। बराबर, ये दो बात हो गई, उपशम हो गई। क्षय, पहले क्षय समझाया फिर उपशम समझाया। अब उदय किसका होगा, देश जाति प्रकृति का उदय होगा। तो देश जाति प्रकृति का देखो लिखा है, वर्तमान में सम्यक्त प्रकृति का उदय, ये देश जाति प्रकृति है। ये तीन जब मिलते हैं तब क्षयोपशम सम्यक्त्व बनता है। कौन रिपीट करेगा, अक्षर बेटा आप रिपीट करके समझा सकते हो एक क्षयोपशम कैसे बना, बोलो। एक क्षय जो वर्तमान काल में कर्म है वो उदय में नहीं हाँ आएंगे। फिर हाँ, कौन सी दो प्रकृति है, बोलो पहले, कौन सी दो प्रकृति उदय में नहीं आए? मिथ्यात्व हाँ प्रकृति, मिथ्यात्व हाँ प्रकृति और हाँ, मिश्र प्रकृति। वेरी गुड। मिथ्यात्व हाँ। और मिश्र ये वर्तमान में उदय में नहीं आए, उसके लिए क्या करेंगे, क्षय करेंगे, बिना, क्षयोपशम। हाँ
उदय में आए बिना निर्जरा हो जाना उसको क्षय कहती है। उदयाभावी क्षय, वो उदय में आए नहीं और क्षय हो जाए, उदय उदय के लिए वर्तमान में क्षय समझना। ठीक है, बराबर। अब दूसरा बोलो। फ्यूचर में जो कर्म है हाँ। वो भी उदय में नहीं आने चाहिए, यानी आगे के आगामी, नहीं वेरी कर्म। गुड। आगामी कालीन माने भविष्य में, जो भविष्य में उदय आने योग्य जिसकी सत्ता पाई जाती है उसको उपशम कर देंगे। सद अवस्था रूप उपशम माने उसको अभी दबा देंगे, बराबर। और वर्तमान में क्या होगा? देशघाती कर्म, प्रकृति का उदय आएगा। वेरी गुड। वर्तमान में सम्यक प्रकृति का उदय रहेगा, उसको कहते हैं क्षयोपशम। देखो, ये मैंने दो ऐसे बिंदु बना करके जो किया है ना, ये हमने आपको ये प्रकृति का वो कर दिया है। ये है देशघाती प्रकृति और सर्वघाती प्रकृतियां जो है उनका क्या करता है, तो ये बताया कि आगामी काल में जो भविष्य में उदय में न आए उसको उपशम कर देगा। वर्तमान में मिथ्यात्व और मिश्र प्रकृति का उदयाभावी क्षय कर देगा और वर्तमान में देशघाती प्रकृति का उदय रहेगा, तब सम्यक्त्व बनेगा, बराबर। इसको कहते हैं क्षयोपशम। हाँ, अब देखो, ये बात समझ में आई ना सभी को? क्षयोपशम कैसे बनता है? तीन बातें हुई इसमें, तीन बातें अभी जो अक्षा ने एक्सप्लेन किया। काश्मीरा बेन, सुनीता जी, आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? गिरीश भाई, हाँ दीदी। आया ना समझ में? बिल्कुल इजी है। क्षयोपशम में तीन शब्द है, क्षय प्लस उपशम प्लस उदय। तो क्षय होगा, क्षय करेगा वर्तमान में मिथ्यात्व और मिश्र का, उदयाभावी क्षय करेगा। फिर उपशम किसका करेगा सुनीता जी? उपशम किसका करेगा? भविष्य में उदय में ना आए, हाँ यही प्रकृति, यही मिश्र और मिथ्यात्व भविष्य में उदय में ना आवे तो उसको उपशम कर देगा, बराबर। और उदय किसका रहेगा गिरीश भाई? उदय किसका रहेगा? वर्तमान कालीन सम्यक्त्व प्रकृति का। वेरी गुड। वर्तमान कालीन सम्यक्त प्रकृति का उदय रहेगा। अगर सम्यक्त प्रकृति का उदय न रहे तो क्षेपसम ही नहीं बनेगा, है ना? नहीं तो मिथ्या तो बना रहेगा जीव का। ऐसा नहीं होता। क्षय प्लस उपशम प्लस उदय इज इक्वल टू क्षयोपशम। तो ये तीन प्रकृतियों को इस तरह से पहले दो को सदअवस्था, पहले दो को उदयाभावी क्षय करता है, माने उदय में आने योग्य पहले निर्जरा करता है। फिर वो ही प्रकृतियों भविष्य में उदय में ना आए तो उसको उपशम कर देता है। हाँ? और देश प्रकृति का उदय रहता है, इसको कहते हैं क्षयोपशम, बराबर। आया सभी को समझ में? आगे बढ़ू। दोनों प्रकृति हाँ। सर्वघात, मिथ्यात्व क्या? और ये दोनों मिथ्यात्व प्रकृति और मिश्र, मिथ्यात्व और मिश्र ये सर्वघाती प्रकृति है और सम्यक्त प्रकृति देशघाती प्रकृति है। तो सर्वघाती में भी क्षय होता है और उत्तम सर्वघाती का तो क्या? क्षय हुआ, सम्यक्त्व का उपशम हुआ, सम्यक्त्व का उदय चल रहा है ने। हाँ, सम्यक्त्व का उदय चल रहा है और ये जो मिश्र और मिथ्यात्व है इसका उदयाभावी क्षय, वर्तमान में उदय में नहीं आएंगे ऐसा क्षय कर दिया है, ठीक है। और आगामी काल में भविष्य में उदय में ना आए तो उसको उपशम कर दिया। तो इस तरह से क्षयोपशम बनता है, बराबर। सुधा बेन कुछ प्रश्न दीदी यही पूछ रहे थे ना? हाँ। ये दो क्वेश्चन है। एक तो वो आंटी पूछ रहे उसके बाद मैं बोलती हूँ। हाँ। मैं पूछूं? हाँ, दो। कि एक तो मंद कषाय होता है तब धर्म सूझता है ऐसा बोलते हैं। तो मंद कषाय का मतलब कि वो कर्म तो उदय में तो है ही ना, और इधर तो बोल रहे हैं हाँ। कि कर्म उदय में नहीं आने चाहिए। और दूसरा बोलते हैं कि दोनों इक्वल होगा तभी मोक्ष होता है। तो इक्वल होता है यानी वो कर्म खुद ब खुद चले जाते हैं कि क्योंकि क्षयोपशम होता है क्या? क्षयोपशम न करो जवाब है, केवल ज्ञान होता है तो वो कर्म चले जाते हैं। सवाल था प्रश्न नहीं समझी मैं, क्या पूछ रहे हो आप? मन कशाय जायवर पांजा करम तर वेंज ना हड़ा तर चेता के करम અહીં બંધ કરે वजोता ना અહીં छठे वजोता नहीं ना। नहीं नहीं, ऐसा है। मंद कषाय में कर्म जो होते हैं वो मंद कषाय में उसका अनुभाग कम हो जाता है, उसका जो रस होता है वो कम होता है। तब व्यक्ति को धर्म करने की प्रेरणा मिलती है, धर्म करने का मन करता है।
अब यहाँ पर जो कह रहे हैं कि उसको उपशम कर दो, इसको, ये तो कहने की भाषा है बेटा, ये सारा का सारा जीव के परिणाम के ऊपर है। वो जीव जब संयम सम्यक्त्व करता है तो उनकी विशुद्धि अंदर में बढ़ती जाती है, तो वहां ऑटोमेटिक घाती कर्म की जो प्रकृतियां हैं, वो घाती कर्म की प्रकृतियों का कुछ तो उदयाभावी क्षय हो जाएगा अपने आप, कुछ हो जाएगा उपशम, और वर्तमान में सम्यक प्रकृति का होगा उदय। इसको कहते हैं क्षयोपशम। और आपका प्रश्न है, तो जीव तो केवल ज्ञान प्राप्त करता है, तो ये कर्म में कैसा क्या बनता होगा? कर्म में अपने आप ये सारी की सारी उथल पुथल होती रहती है ना। कर्म में जीव कुछ नहीं करता, जीव तो अपना एक ही पुरुषार्थ करता है, अपने वर्तमान में अपने उपयोग को आत्मा में लगाता है, शुद्ध उपयोग में लगाता है, और वहां कर्म में ऑटोमेटिक ये व्यवस्था बनती जाती है। बराबर? बराबर, हाँ, समझ में। ये है आया। हाँ, चलो आगे बढ़ेंगे। अब किसी को कुछ प्रश्न हो तो पूछो, नहीं तो मैं आगे बढ़ती हूँ। एक संयम सम्यक्त्व कैसे बनता है ये बात करी, बराबर। अब देखो यहाँ सो जहां, ये मैंने अभी आपको बताया, ये एक बार पढ़ लेती हूँ तो आपको समझ में आएगा। सो जहां मिथ्यात्व और मिश्र मिथ्यात्व के वर्तमान काल में उदय आने योग्य निषेकों का उदय हुए बिना ही निर्जरा होती है, वे तो क्षय जानना, ये पहले नंबर वाला। फिर दूसरा, और इन्हीं के आगामी काल में उदय आने योग्य निषेकों की सत्ता पाई जाए, वही उपशम है, सदवस्था रूप उपशम, ये दूसरा। और तीसरा, और सम्यक्त मोहनीय का उदय पाया जाता है, ऐसी दशा जहां हो सो क्षयोपशम है। इसलिए समल तत्वार्थ श्रद्धान, कैसा कहा? समल, मल पड़ा है, मल पड़ा है माने दोष लगता है, ये क्षयोपशम सम्यक्त्व में दोष लगता है। एक क्षयोपशम सम्यक्त्व कमजोर सम्यक्त्व कहलाता है। कैसा सम्यक्त्व कहलाता है? कमजोर सम्यक्त्व, क्योंकि इसमें दोष लगता है। कौन सा दोष लगता है अगले पैरे में बताएंगे, अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। समल तत्वार्थ श्रद्धान हो उसको क्षयोपशम सम्यक्त्व कहते हैं। अब देखो नीचे पढ़ती हूँ, यहाँ जो मल लगता है उसका तारतम्य रूप तो केवली जानते हैं। अभी इनको तीन दोष लगते हैं, चल, मल और अगाढ़। अभी इसकी बात करेंगे, चल, मल और अगाढ़। एक संयम सम्यक्त्व में तीन दोष लगते हैं, उनका तारतम्य रूप तो केवली भगवान जानते हैं। स्थूल रूप से ज्ञानी जीव अपने को समझाने का प्रयास किया है। देखो उदाहरण बतलाने के अर्थ चल, मल और अगाढ़पना कहा है, वहां व्यवहार मात्र देवादिक की प्रतीति तो हो, परंतु अनंत आदि में यह मेरा है, ये अन्य का है इत्यादि भाव सो चलपना है। पहले चल दोष में क्या दोष लगाता है व्यवहार से समझाया। देखो अक्षा बेटा, जैसे ढाई दीप में आपने भगवान विराजमान किया, ठीक है। अब फिर भी आप दर्शन करने को ढाई दीप जब जाओगे, तो जो भगवान आपने विराजमान किया होगा ना, वहां जाकर के आप खड़े रह करके दूसरों को बताओगे, देखो ये भगवान हमारे हैं, ये भगवान ने हमने इनको विराजमान किया था, हमने इसकी बोली ली थी। तो आया ना राग, आया ना राग। ये सम्यक्त्व में दोष लगा, ये चल दोष लगा, ये व्यवहार से समझा जा रहा है। हालांकि है तो वो केवली गम्य, पर स्थूलता से इस प्रकार से इसको बताया जाता है। तो चल दो समझ में आया। अनंत भगवान के श्रद्धा पूरी है, सब भगवान समान है, परंतु हमारे भगवान हमने विराजमान किया तो उसके प्रति जो राग आता है उसको कहते हैं चल दोष। एक बात समझ में आई? हाँ, अब मल दोष कैसा लगता है? मल दोष, शंका आदि मल लगे सो मलिनपना है। कुछ कुछ अंदर में शंका रह जाती है सूक्ष्म रूप से, तो उसको मल दोष कहा। फिर तीसरा, ये शांतिनाथ शांति करता है इत्यादि भाव सो अगाढ़पना है। अवगाढ़ बोले ना, चल, मल और अगाढ़, ये अगाढ़पना है। शांतिनाथ साता करे, पार्श्वनाथ भगवान कुछ पर्चा बताए, महावीर भगवान के पास जाओ तो मेरी मनोती पूरी हो जाए, इस प्रकार की जो अंदर में कुछ कुछ सूक्ष्म रूप से भावना रहती है उसको कहते हैं अगाढ़पना, अवगाढ़ दोष कहते हैं। ऐसे उदाहरण व्यवहार मात्र बतलाए, परंतु नियम रूप नहीं है। इसको नियम मत समझ लेना, ये तो पंडित जी ने कुछ कुछ बातें ऐसी व्यवहार में स्थूलता से बताई है, वास्तव में तो ये केवली भगवान ही जानते हैं।
क्षयोपशम सम्यक्त्व में जो नियम रूप कोई मन लगता है सो केवली जानते हैं, है ना। केवली भगवान ये दोष को जानते हैं, क्योंकि ये अंदर में चलबल अगाड़ दोष कोई स्थूलता से बता नहीं सकते। इतना जानना, क्या जानना, कि इसके तत्वार्थ श्रद्धान में किसी प्रकार से समलपना होता है, इसलिए यह सम्यक्त्व निर्मल नहीं है ना। ये सम्यक्त्व निर्मल नहीं है। इस क्षयोपशम सम्यक्त्व का एक ही प्रकार है, इसमें कुछ भेद नहीं है। एक क्षयोपशम सम्यक्त्व एक प्रकार का है, इसमें कोई भेद नहीं है, परंतु सम्यक्त्व में दोष लगता है, सम्यक्त्व चला नहीं जाता, ये बताया। इतना विशेष है। अब इसकी विशेषता बताते हुए ये तीसरा जो चार्ट भेजा है, कृतकृत्य वेदक किसे कहते हैं, इसको समझाएंगे। कृतकृत्य वेदक किसे कहते हैं, देखो इतना विशेष है कि साइक सम्यक्त्व के सन्मुख होने पर अंतर्मुरत काल जहाँ मिथ्यात्व की प्रकृति का क्षय करता है, वहां दो ही प्रकृतियों की सत्ता रहती है। देखो इसमें बताया विशेषता में, साइक सम्यक्त्व के सन्मुख होने पर क्षयोपशम सम्यक्त्व का अंतर्मुरत काल शेष रहने पर मिथ्यात्व प्रकृति को मिश्र रूप करता है ना। ये मिथ्यात्व प्रकृति कृत्कृत्य वेदक किसको कहा, शायिक सम्यक्त्व अंतर्मुरत में जिसको होने वाला है, उसका अगला जो सम्यक्त्व है उसका नाम दिया कृतकृत्य वेदक। अब इसमें दो बातें बताएंगे, शायिक सम्यक्त्व होगा बाद में, पर कृतकृत्य वेदक में क्या होता है, तो बोले शायिक सम्यक्त्व के सन्मुख होने पर क्षयोपशम सम्यक्त्व का अंतर्मुरत काल जो शेष बाकी रहता है, तब मिथ्यात्व प्रकृति को मिश्र रूप करता है, फिर मिश्र प्रकृति को सम्यक रूप करता है, और सम्यक प्रकृति में कांडक घात आदि नहीं करता, उसका कृतकृत्य वेदक कहते हैं। एक कृतकृत्य वेदक क्षयोपशम सम्यक्त्व का दूसरा नाम बताया है, उसको बोलते हैं। अब इसमें ये वो समझना, कृतकृत्य वेदक इसको क्या कहा, कृतकृत्य, कृत माने कार्य, कृत्य माने करने योग्य, करने योग्य कार्य था वो कर लिया। क्या कार्य कर लिया, बोले सम्यक्त प्रकृति का जो अंतर्मुरत का काल शेष बाकी रहा, उसके अंतर्गत मिथ्यात्व प्रकृति को मिश्र रूप कर लिया, मिश्र प्रकृति को सम्यक प्रकृति रूप करा, और सम्यक प्रकृति में फिर कांडक घात आदि कुछ नहीं करना पड़ा, उसको कहते हैं कृतकृत्य वेदक। आया सबको समझ में, एक कृतकृत्य वेदक सम्यक्त्व का क्षयोपशम सम्यक्त्व का ही दूसरा नाम बताया। इस क्षयोपशम सम्यक्त्व का ही नाम वेदक सम्यक्त्व है। जहाँ मिथ्यात्व होने की प्रकृति मुख्यता से कहा जाए, वहाँ क्षयोपशम नाम पाता है। मिथ्यात्व मिश्र मोहनीय की मुख्यता से कहा जाए, वहाँ क्षयोपशम नाम पाता है। सम्यक्त्व मोहनीय की मुख्यता से कहा जाए, वहाँ वेदक नाम पाता है। अब इसको दो नाम से कैसे बुलाते हैं, दो नाम से कैसे बताते हैं, तो सुनो, मिथ्यात्व और मिश्र प्रकृति की मुख्यता से कहो तो वहां क्षयोपशम नाम बनेगा, क्योंकि अभी हमने क्षयोपशम देखा था ना, कि मिश्र और मिथ्यात्व प्रकृति का उदयाभावी क्षय आगामी काल में उदय में न आए तो उसको करा उपशम। तो जब मिथ्यात्व और मिश्र प्रकृति से बात करेंगे तब उनको क्षयोपशम नाम देंगे, और सम्यक्त्व मोहनीय की मुख्यता से बात करेंगे तब उनका नाम वेदक पाया जाता है। सो कथन मात्र दो नाम है, स्वरूप में भेद नहीं है। कथन मात्र है दो नाम, स्वरूप में कोई भेद नहीं है। अब इनके गुणस्थान कितने हैं, क्षयोपशम सम्यक्त्व के गुणस्थान 4 से 7 होता है, 4 से 7 गुणस्थान होता है, ये नोट कर लेना। इस प्रकार क्षयोपशम सम्यक्त्व का स्वरूप कहा। आया सबको समझ में, क्षयोपशम सम्यक्त्व में क्या होता है, मैंने कृतकृत्य वेदक कैसे बनता है ये बताया है ना। देखो नीचे भी मैंने लिखा है, मिथ्यात्व की प्रकृति को मिश्र रूप करा, मिश्र रूप प्रकृति को सम्यक प्रकृति रूप करा, और सम्यक प्रकृति जो है वो वेद उसको वेदन उसका वेदन करता है, सम्यक प्रकृति का वेदन करता है, इसलिए वेदक कहा। मिश्र और मिथ्यात्व प्रकृति का क्षय उपशम करता है तो उसका नाम क्षयोपशम पड़ा। तो नाम दो है, स्वरूप में कोई भेद नहीं है, इसको कृतकृत्य वेदक सम्यक्त्व कहते हैं। आया सबको समझ में, तो आज की चर्चा में एक बार मैं दोहरा देती हूँ, समय हो रहा है इसलिए मैं आज पूरा करूंगी इसको। देखो
बात क्या चली, सबसे पहले हमने क्षयोपशम सम्यक्त्व को देखा। पहले तो हमने द्वितीय उपशम सम्यक्त्व की यहाँ से चर्चा उठाई थी कि द्वितीय उपशम सम्यक्त्व जो है वो मुनिराज को होता है, उपशम श्रेणी चढ़ने वाले मुनिराज को होता है, और ये सम्यक्त्व औपशमिक सम्यक्त्व के बाद वो जीव जब क्षयोपशम सम्यक्त्व करता है तब ही उनको क्षयोपशम अपना द्वितीय उपशम सम्यक्त्व होता है। एक बात और नोट कर लेना, वो मैं आपको बताना भूल गई। जब जब मिथ्यात्व में से जो औपशमिक सम्यक्त्व करेगा वो प्रथमोपसम्यक्त्व ही होगा। ये बात खास नोट करना, नहीं तो आपकी गड़बड़ी कभी भी हो सकती है। फिर से लिखो, जब जब, दो बातें लिखाऊंगी, जब जब मिथ्यात्व में से जो औपशमिक सम्यक्त्व करेगा तब प्रथमोपसम सम्यक्त्व ही होगा। एक बात, दीदी एक जब में जब, करेगा वो प्रथम। हाँ। देखो फिर से बोलती हूँ, जब जब जीव मिथ्यात्व में से औपशमिक सम्यक्त्व करेगा वो प्रथमोपसम सम्यक्त्व ही होगा। वो 10 बार करे, 50 बार करे, 1000 बार करे, उसको प्रथमोपसम सम्यक्त्व ही कहेगा जो मिथ्यात्व में से करेगा। बराबर। और जब जब क्षयोपशम में से औपशमिक सम्यक्त्व करेगा वो द्वितीय उपशम ही होता है। जब जब क्षयोपशम सम्यक्त्व में से औपशमिक सम्यक्त्व करे वो द्वितीय उपशम सम्यक्त्व ही होता है। आपको मैंने बताया ना, ये कमजोर गुण, कमजोर सम्यक्त्व है। अब जिसको श्रेणी चढ़ना है तो श्रेणी दो में श्रेणी चढ़ी जाती है। कौन से दो सम्यक्त्व में? या तो औपशमिक सम्यक्त्व वाला जीव हो या क्षायिक सम्यक्त्व वाला, दो ही जीव श्रेणी चढ़ सकता है। क्षयोपशम सम्यक्त्व वाला जीव श्रेणी नहीं चढ़ सकता, क्योंकि इसमें चल मल अगाढ़ दोष लगते हैं, इसका सम्यक्त्व निर्मल नहीं है, इसलिए वो श्रेणी नहीं चढ़ सकता। दीदी ये ये द्वितीय उपशम सम्यक्त्व औपशमिक का भाग क्यों है और इसमें क्यों नहीं है, क्षयोपशम में? हाँ, यही तो मैंने बताया अभी कि क्षयोपशम सम्यक्त्व जो है ना बेटा, उसमें चल मल अगाढ़ दोष लगते हैं। यहाँ यहाँ जीव को देखो, उसमें बताया ना कि मिश्र मोहन, मिश्र प्रकृति और मिथ्यात्व प्रकृति है ना, ये इसका उदयाभावी क्षय करता है, फिर सद अवस्था रूप उपशम करता है, और सम्यक प्रकृति का उदय रहता है। तो इसमें सम्यक प्रकृति के उदय काल में चल मल अगाढ़ दोष लगता है, और औपशमिक सम्यक्त्व में कैसी उनकी वितरागता है, कैसा श्रद्धान है उसका, बिल्कुल क्षायिकवत निर्मल श्रद्धान होता है। भले श्रेणी उपशम चढ़ता हो परंतु उनकी वीतरागता बिल्कुल निर्मल होती है, और क्षयोपशम सम्यक्त्व वाले में वीतरागता निर्मल नहीं है, वहां सम्यक्त्व में दोष लगता है, इसलिए उनको द्वितीय उपशम सम्यक्त्व करना पड़ता है, और तब वो व्यक्ति श्रेणी चढ़ सकता है। आया समझ में? हाँ, तो इस तरह से, हाँ बराबर, इस तरह से ये वाली चर्चा हमने की। फिर क्षयोपशम कैसे होता है वो बताया। क्षयोपशम सम्यक्त्व में वो व्यक्ति को चलमल अगाढ़ दोष लगता है, तो वो चलमल अगाढ़ दोष की बात करी है ना। और देश जाति प्रकृति जो है वो वास्तव में उनका उदय होता है, तो वो सम्यक्त्व में मलिनता करती है परंतु सम्यक्त्व का घात नहीं करती है। बराबर, ये वाली बात करी। और कृतकृत्य वेदक की बात समझाई कि क्षायिक सम्यक्त्व का अंतर्मुहूर्त पहले उनका जो शेष काल रहता है उसमें मिथ्यात्व प्रकृति को मिश्र करता है, मिश्र को फिर वो सम्यक प्रकृति करता है, और सम्यक प्रकृति में कांडक घात आदि क्रिया नहीं करता, वो स्थिति कांडक अनुभव कांडक ये कुछ नहीं करता, और उसको वहां कृतकृत्य वेदक सम्यक्त्व हो जाता है। इसको कृतकृत्य वेदक कहा। तो यहाँ तक हमने क्षयोपशम सम्यक्त्व की चर्चा कर ली। अब कल हम चर्चा करेंगे अगला जो है क्षायिक सम्यक्त्व है ना। क्षयोपशम सम्यक्त्व तक की चर्चा हो गई। अब क्षायिक सम्यक्त्व की चर्चा करेंगे कि क्षायिक में कैसा होता है और वो क्षायिक किस तरह से बनता है, इसकी चर्चा कल करेंगे। आपको कदाचित कोई वस्तु कठिन भी लगे, ये थोड़ा कर्णानुयोग का विषय है, मैंने बहुत प्रयास करते हुए चार्ट बनाते हुए बातें समझाई है, फिर भी आपको कठिन लगे ना तो कर्म की ओर मत जाना,
अपने परिणामों को संभालो, वेद विज्ञान करो, अंदर में गायक का श्रद्धान रखो। ये सारा मामला गायक की श्रद्धान से होगा, है ना। ये कोई ऐसा जादूगर नहीं है कि वहां कर्मों को कोई इधर उधर कर देगा कोई आकर के, ना, कोई सत्ता बैठी नहीं है। अपनी चैतन्य सत्ता के आश्रय से, भगवान आत्मा के आश्रय से अपनी वितराग परिणति जैसी होती जाएगी, वैसे कर्मों में ऑटोमेटिक वो उथल पुथल मचेगी। अपने को कुछ भी नहीं करना है, जीव को तो मात्र अपरिणामी भगवान आत्मा का श्रद्धान करना है, तो रत्नत्रय के परिणाम अवश्य होंगे और वो मलिन परिणाम ऑटोमेटिक चले जाएंगे, तो वहां कर्म भी अपने आप अपना रास्ता कर लेगा। हम सब इस प्रकार का पुरुषार्थ करें और मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें। इस मंगल भावना के साथ मैं बात को विराम देती हूँ। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। हाँ सुधाबेन, काय सर कराओगे? हाँ दीदी। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोय सवसाहुणम। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोय सवसाहुणम। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोय सवसाहुणम। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोय सवसाहुणम। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोय सवसाहुणम। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोय सवसाहुणम। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोय सवसाहुणम। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोय सवसाहुणम। नमो अर्यंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोय सवसाहुणम। बोलो अंतर्मुख मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। 3 कम 9 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय हो। परम अहिंसामयी वितरागी जैन धर्म की जय हो। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।